नमस्कार साथियों, सीडीपी 5 का पंच में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूं आज के शानदार 5 क्वेश्चन और उनसे भी शानदार उनकी एक्सप्लेनेशन। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिस्क फैक्टर फॉर द ड्रग यूज विच इज डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू पेरेंट्स। निम्नलिखित में से कौन सा ड्रग उपयोग के लिए जोखिम कारक नहीं है जिसके लिए माता पिता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराए जाएं। ठीक है, तो यहां पर हम ड्रग यूज के ऊपर बात कर रहे हैं, यहां पर हम ड्रग उपयोग के लिए बात कर रहे हैं और नॉट अ रिस्क फैक्टर, जोखिम कारक नहीं है के ऊपर बात की जा रही है। ठीक है, तो यहां पर हमें जो देखने को मिलेगा, जिसके ऊपर हम बात करेंगे कि अगर ड्रग ले रहा है बच्चा तो जोखिम नेग्लिजेंस का रहेगा, लापरवाही का रहेगा, अब्यूज का रहेगा, दुर्व्यवहार का रहेगा। हमें जो देखने को मिलेगा, हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? लापरवाही का रहेगा, दुर्व्यवहार का रहेगा, पीयर रिजेक्शन, सहकर्मी के अस्वीकरण का रहेगा। कौन सी चीज नहीं रहेगी? जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं रहेगा, आनुवांशिक विरासत जो है हमारे पास ड्रग से रिलेटेड हमें देखने को नहीं मिलती। तो इसीलिए अगर हम आंसर देखेंगे, हमसे नहीं पूछा गया है, तो आंसर क्या हुआ? जेनेटिक इनहेरिटेंस, आनुवांशिक विरासत ड्रग से रिलेटेड नहीं रहती। ड्रग से रिलेटेड हमारे पास सामाजिक जो है वो समस्याएं रहती हैं और शारीरिक समस्याएं रहती हैं, उसमें हमारे पास इनहेरिटेंस जीन्स का ड्रग से लेना देना नहीं होता। तो उत्तर यहां चौथा है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। अकॉर्डिंग टू मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, the ability to recognize and classify all varieties of animals, minerals and plants is known as। एकाधिक बुद्धि सिद्धांत के अनुसार जानवरों, खनिजों और पौधों की सभी किस्मों को पहचानने और वर्गीकृत करने के लिए, तो यहां हम देख रहे हैं किन तीन चीजों को? जानवर, पौधे, खनिज। हम देख रहे हैं एनिमल्स, मिनरल्स एंड प्लांट्स, दैट इज नेचर। ये हमारी प्रकृति की पहचान कर रहे हैं हम। और जब हम प्रकृति की पहचान कर रहे हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है? तो हमें देखने को मिलता है नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस, प्रकृतिवादी बुद्धि। जब हम प्रकृति से हम देखते हैं, तो चाहे हम भूगोल की बात करें, ज्योग्राफी की बात करें, या हम बायोलॉजी की बात करें, या हम फिजिक्स की बात करें, ये तीनों ही हमारे पास जो इंटरेस्ट जनरेट करते हैं, वो इंटरेस्ट किससे जनरेट करते हैं? वो नेचुरलिस्ट इंटेलिजेंस से करते हैं, वो प्रकृतिवादी बुद्धि से करते हैं हमारे पास इंटरेस्ट जनरेट। तो यहां उत्तर हमें सेकंड देखने को मिलेगा। चलिए यहां पर तीसरे को देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज प्योरली अ वर्बल टेस्ट। निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण पूरी तरह मौखिक परीक्षण है? यहां पर वर्बल टेस्टिंग की बात की गई है। अब अगर हम देखें तो यहां थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, विषय आत्मबोधन परीक्षण, इंक ब्लॉट टेस्ट, पर्सनालिटी क्वेश्चनियर और कल्चर फेयर टेस्ट, संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण। तो अगर मैं देखूं तो मुझे क्या क्या देखने को मिलता है? मुझे देखने को मिलता है थीमेटिक एप्रिसिएशन, टैट जिसे हम कहते हैं पॉपुलरली, TAT, और इंक ब्लॉट टेस्ट जो रोशाक का दिया गया है, या फिर हम बात करें कल्चर फेयर टेस्ट। तो ये दोनों टेस्ट हमारे पास क्या है? ये दोनों प्रोजेक्टिव टेस्ट हैं। ये हमारे पास प्रक्षेपी परीक्षण कहलाते हैं, जो हमें अस्पष्ट होते हैं और व्यक्तित्व के प्रक्षेपण को प्रदर्शित करते हैं। तो ये हमारे दोनों प्रक्षेपी टेस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं। वहीं हम कल्चर फेयर टेस्ट की बात करें, संस्कृति निष्पक्ष बात करें, तो ये हमारे पास क्या है? ये फिर से हमें देखने को मिलता है एक हमारा एक्सप्रेशन टेस्ट है। ये फिर से एक एक्सप्रेशन टेस्ट है, और ये हमारी एक क्या देखने को मिलेगी? एक हमें देखने को मिलेगी कि ये भी हमारी प्रश्नावली ही होती है, कल्चर फेयर टेस्ट, लेकिन ये प्रश्नावली हमारे पास इन्वेंट्री की तरह देखने को मिलती है हमारे पास, जिसमें हमें क्या मिलेंगे? जिसमें हमें टिक करने वाली चीजें मिलेंगी। अब अगर हम यहां पर वर्बल टेस्टिंग की बात करें, जिसमें हमें वर्बल स्टेटमेंट दे रखे होते हैं, तो वो होते हैं क्वेश्चनियर, वो होती है प्रश्नावली। तो जो पर्सनालिटी क्वेश्चनियर्स हैं, ये हमारे पास हमेशा वर्बल स्टेटमेंट होंगी, ये हमेशा भाषाई हमें प्रश्न देखने को मिलेंगे, कथन देखने को मिलेंगे, जिसका एक हमें वर्बल आंसर देना होता है, जिसका एक हमें भाषाई उत्तर देना होता है, और इसके माध्यम से हम क्या करते हैं? बिहेवियरल एनालिसिस करते हैं, इससे हम व्यवहार का विश्लेषण करते हैं। तो उत्तर यहां पर हमें देखने को मिलेगा तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। If a child has no problems with any school work other than reading and writing, तो यहां पर हमारा रीडिंग राइटिंग के साथ प्रॉब्लम है। What could he be diagnosed with? यदि किसी बच्चे को पढ़ने और लिखने के अलावा किसी अन्य स्कूल कार्य में कोई समस्या नहीं है,
तो पढ़ने और लिखने से संबंधित हमें देखने को मिलता है। तो ये हमें किस चीज का देखने को मिल रहा है? इसे हम लर्निंग डिसेबिलिटी या लर्निंग डिसऑर्डर कहते हैं, लर्निंग डिसऑर्डर। और कौन कौन से देखने को मिल सकते हैं? पठन यानी डिसलेक्सिया, लेखन यानी डिस्ग्राफिया, या फिर अगर पूर्ण भाषा विकार है तो अफेजिया। ये लर्निंग डिसेबिलिटी, ये पठन, ये हमें अधिगम वैफल्य या अधिगम की हमें देखने को मिलती है, कठिनाई या अधिगम विकार हमें देखने को मिलता है। तो ये लर्निंग डिसऑर्डर है जो कि अब राइट टू प्रोटेक्शन, जो हमें राइट टू प्रोटेक्शन हमें दे रखा है, जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटी के लिए दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 दिया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 दिया गया, उसके अनुसार अब ये एक हमारे पास पब्लिश्ड कैटेगरी है ऑफ द डिसेबिलिटी। ये हमारे पास निर्योग्यता की एक प्रकाशित अब वर्ग देखने को मिलता है, जिसमें हमें अलग अलग तरह से सहूलियतें दी गई हैं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के अंतर्गत। तो यहां उत्तर पहला है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखें। Which of the following idea about learning process is not implied by the theory given by J. Piaget? निम्नलिखित में से कौन सा विचार जे प्याजे द्वारा दिए गए सिद्धांत के अधिगम की प्रक्रिया के संबंध में निहित नहीं है? तो यहां पूछा गया है नॉट इम्प्लाइड, निहित नहीं है। किसके अनुसार? जीन प्याजे, जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं। कौन से कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं? ये हैं कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो हमें कंस्ट्रक्टिविज्म किसमें नहीं है ये पूछा गया है। किसमें हमें संज्ञानात्मक निर्माणवाद नहीं है, निर्माणवाद नहीं है, ये पूछा गया है। तो इंटरनल प्रोसेस हमें देखने को, इंटरनल प्रोसेस आंतरिक प्रक्रिया है, ये कहा है जीन प्याजे ने, ये कहा है जीन प्याजे ने। ठीक है। कैन नॉट स्टेम फ्रॉम ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंसेस अलोन, केवल अवलोकन या अनुभव से उत्पन्न नहीं हो सकता, ये भी कहा है जीन प्याजे ने। सेंस मेकिंग सेंसेस इन सिचुएशंस, हम क्या करते हैं? समझ को बनाते हैं परिवर्तन की स्थितियों में, ये भी कहा है। तो क्या नहीं कहा है? पैसिव एसिमिलेशन की बात नहीं की गई है, निष्क्रिय हमारे पास इसको समावेशन की बात नहीं कही है प्याजे ने। प्याजे बात करते हैं सक्रिय निर्माण की, प्याजे किसकी बात करते हैं? एक्टिव कंस्ट्रक्शन की। पैसिव एसिमिलेशन के ऊपर बात नहीं करते। पैसिव एसिमिलेशन के ऊपर बात करते हैं बिहेवियरिस्ट, व्यवहारवादी, चाहे वो स्किनर हुए, चाहे हमारे पास वॉटसन हुए, चाहे पवलोव हुए, चाहे हमें देखने को मिले अलग अलग तरह के व्यवहारवादी जैसे थॉर्नडाइक हुए। तो इसीलिए यहां हमें, क्योंकि पूछा गया है कौन सा प्याजे के हिसाब से नहीं है, तो यहां हमें पहला आंसर देखने को मिलेगा। तो साथियों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि सारे कंसेप्ट्स, इनसे रिलेटेड थ्योरीज आपके रिकॉल भी होंगी और आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ आई होंगी। तो जितने साथी इस वीडियो को देख रहे थे, आप सभी का धन्यवाद। अगले वीडियो में, अगली क्लास में फिर आपसे मुलाकात होती है, फिर मिलेंगे साथियों। नमस्कार।